कहानी की शुरुआत होती है 24वें साल प्रोक्सिमा प्लेनेट से, जो पृथ्वी से 4.5 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ पर हम टाइटस और एरा नाम के 2 साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने एक साथी का वीडियो मैसेज देख रहे थे। इनका साथी बताता है कि वो अभी पृथ्वी पर 1999 में हमसल देवी गांव में है। उसने एक साइंटिस्ट को खोज निकाला है जिसने इंसानी दिमाग पर बहुत रिसर्च किया है। उस साइंटिस्ट ने अपनी सारी जानकारी एक बुक में लिखा है, लेकिन अब ये इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी तबीयत बहुत खराब है और वो जल्द ही मर जाएगा। टाइटस एरा से कहता है कि इस मिशन को अब ये पूरा करेगा। इसके बाद हमें 1999 हमसल देवी गांव को दिखाया जाता है, जहां हम रवि नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गैराज में काम करता है। ये गैराज इसके चाचा प्रभाकर का है। रवि का इस दुनिया में इसके चाचा के सिवा कोई नहीं, बस विमला नाम की एक गर्लफ्रेंड है जिससे जल्द ही वो शादी करने वाला है। इस गांव में डैम बनाने को लेकर लोगों में अक्सर बहस हुआ करती है। मंत्री चाहता है कि डैम बने, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, जिसमें कृष्णा नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है। विमला कृष्णा की बहन है। कृष्णा रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रवि और इसके चाचा भी डैम बनने के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर डैम बना तो गांव खाली भी करना पड़ सकता है। मंत्री उन सभी को अपने रास्ते से हटा रहा है जो इसकी बात नहीं मानते। इसके बाद हमें उन 2 साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक बस से यहाँ आते हैं। फिर ये उस बस को लोगों की नजर से गायब करके ढूंढते हुए उस साइंटिस्ट के घर पहुंचते हैं जहां वो बुक थी, लेकिन ये बुक डीएनए से लॉक था। इसका मतलब इस बुक को सिर्फ वही खोल सकता है जो उस साइंटिस्ट का रिलेटिव होगा। अगर किसी और तरह से खोला गया तो बुक जल जाएगा। इसलिए ये दोनों उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जो उस साइंटिस्ट का रिलेटिव हो। आप सोच रहे होंगे कि वो इंसान रवि होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रवि का दोस्त है जिसका नाम आइंस्टाइन है। इसके दादाजी वैज्ञानिक थे। वो रवि की मोटरसाइकिल लेकर चला जाता है क्योंकि उसकी खटारा गाड़ी फिर से खराब हो चुकी थी। फिर रवि विमला से मिलने पहुंचा। वो इसे बताती है कि इसके भैया जल्द ही इसकी शादी कहीं और कराने वाले हैं। इस तरफ इसके चाचा को इसके किसी साथी का फोन आया जो इन्हें कहीं मिलने के लिए बुला रहा था। उसका कहना था कि डैम से जुड़ी कुछ जरूरी बात पता चली है। प्रभाकर बिना कुछ सोचे समझे अपने 2 लोगों के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ये सब उस मंत्री की चाल थी। रास्ते में ही कुछ गुंडे इन तीनों को मार देते हैं। रवि अपने चाचा को हर जगह तलाश करता है, मगर वो कहीं नहीं मिलते। रवि एक दुकान वाले से अपने चाचा के बारे में पूछ रहा था। तभी वो देखता है कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर रवि को मारने के लिए आ रहा है। वो आदमी कृष्णा का छोटा भाई था। रवि को लगता है कि वो इसे ही मारने आ रहा है, इसलिए रवि यहाँ से भागने लगा। इसके साथ एक और आदमी भी भाग रहा था। इस जगह पर वो साइंटिस्ट भी अपनी बस में घूम रहे थे। एक लड़का अपनी गुलेल से मुर्गी पर निशाना लगाता है, लेकिन वो पत्थर आइंस्टाइन को जाकर लगा, जो ठीक इसी वक्त पर मोटरसाइकिल से जा रहा था। ये मोटरसाइकिल लेकर उस साइंटिस्ट के बस के आगे गिर जाता है। ठीक इसी वक्त पर रवि और वो आदमी इस बस में चढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर वो बस अपने आप एक स्पेसशिप में बदलकर आसमान में उड़ जाती है। रवि और वो आदमी बेहोश हो चुके थे। कुछ ही सेकंड में ये स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगती है। अगले सीन में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो दूरबीन से समुद्र देख रही थी। तभी किनारे पर 2 लोग दिखाई दिए। वो तुरंत अपनी बहन सैरा को बुलाती है। सैरा जब पास जाकर देखती है तब पता चलता है कि ये रवि है। आसपास शराब की बोतल देखकर सैरा समझ जाती है कि रात में इन दोनों ने पार्टी किया होगा। वो रवि को इंग्लिश में डांटकर यहाँ से जाने लगी। रवि को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद वो गोवा में है। सैरा जब यहाँ से जा रही थी तभी उसकी गाड़ी रेत में फंस गई। रवि उसकी मदद करता है। रवि के साथ जो आदमी है वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। रवि सैरा से बस स्टैंड जाने का रास्ता पूछता है। सैरा इन दोनों को पास ही एक बस स्टैंड पर लाकर छोड़ देती है। जाते समय रवि सैरा से पक्का करता है कि ये गोवा ही है ना। सैरा कहती है तुम्हारा नशा अभी तक नहीं उतरा, ये ऑस्ट्रेलिया है। रवि को ये मजाक लगा, लेकिन तभी वो देखता है कि थोड़ी दूर पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। रवि हैरान था क्योंकि इंडिया से यहाँ तक आने का कोई रोड नहीं। अगर किसी को आना भी होगा तो वो फ्लाइट से आएगा, ना कि किसी बस में बैठकर। ये दोनों काफी देर तक बस का इंतजार करते हैं, मगर कोई बस नहीं आती। अगली सुबह सैरा यहाँ से गुजरी। ये दोनों अभी भी यहीं पर थे। रवि फिर से सैरा से कहता है कि वो इंडिया से एक बस में चढ़ा था, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गया इसे नहीं मालूम। सैरा कहती है कि अगली बस तुम्हें कल यानी मंडे को मिलेगा। रवि कहता है कल मंडे नहीं संडे है। सैरा को लगता है कि शायद इसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया जो अभी तक नहीं उतरा। ये इन दोनों को अपने अंकल के घर ले आती है।
इस घर में रवि को एक न्यूज़पेपर मिला जिस पर 2021 का डेट पड़ा था। वो सैरा को न्यूज़पेपर दिखाकर पूछता है कि इसमें फ्यूचर की डेट क्यों है। सैरा बताती है कि ये तो पुराना न्यूज़पेपर है, अभी 2024 चल रहा है। ये सुनकर रवि को यकीन नहीं होता। वो सैरा को बताता है कि वो 1999 में बस में चढ़ा था और अभी वो 2024 में है। आखिर ये कैसे हो सकता है। वो सैरा को यकीन दिलाने के लिए अपना डीएल दिखाता है और अपनी पूरी कहानी इसे समझाता है। सैरा को यकीन तो नहीं होता, मगर रवि के रिक्वेस्ट करने पर वो इसकी मदद के लिए तैयार हो गई। सैरा के डैड कभी वैज्ञानिक हुआ करते थे, इसलिए वो रवि को अपने घर लेकर आती है। सैरा इंटरनेट से रवि के गांव के बारे में सर्च करती है। तब इन्हें पता चलता है कि अब उस जगह कोई गांव नहीं बल्कि न्यूक्लियर डैम जोन है। एक तरह से वो जगह पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। ये सारी चीजें और रवि के कॉलेज की फोटो देखने के बाद सैरा को यकीन हो जाता है कि ये सच में एक टाइम ट्रेवलर है जो 1999 से 2024 में आ गया। लेकिन सैरा हैरान थी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि 2024 इतना एडवांस नहीं हुआ कि टाइम मशीन बनाया जा सके। तभी सैरा के डैड घर पहुंचते हैं। रवि उन्हें भी अपनी कहानी समझाकर 1999 में जाने के लिए मदद मांगता है। पहले तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर तुम सच भी कह रहे हो तब भी तुम अपने समय में नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता तब मैं 2010 में जाकर अपने किए हुए सबसे बड़ी गलती को सुधारता। कुल मिलाकर अगर तुम्हें अपने समय में जाना है तब तुम्हें उसी बस को ढूंढना होगा जिससे तुम यहाँ पर आए हो। इसके बाद ये इंटरनेट पर अपने गांव वालों के बारे में पता लगाता है। तब इसे पता चलता है कि विमला और उसके छोटे भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। यहाँ तक इसके चाचा और उनके 2 साथी भी मारे गए। उन सब के मर्डर का इल्जाम रवि के ऊपर ही है, क्योंकि ये गांव से गायब हो चुका है। ये सब देखकर रवि बहुत ज्यादा दुखी हुआ। अगर ये इस वक्त इंडिया में गया तो सबसे पहले इसे जेल होगा, और वैसे भी अब इसका इंडिया में कोई नहीं। वापस उसी घर में आकर रवि उस आदमी को यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसे बताने लगता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो हंसने लगा। गुस्से में आकर रवि उसका सामान फेंक देता है जिसमें कुछ गहने थे। तभी ये देखता है कि उस गहने में वो गहना भी था जो इसने विमला को दिया था। ये कुछ और समझ पाता तभी वो चोर इस पर हमला कर देता है। इस तरफ सैरा के डैड रवि के बारे में पता लगाते हैं। इन्हें पता चलता है कि रवि एक खूनी है। वो तुरंत पुलिस को फोन करके रवि को पकड़वाना चाहते थे, मगर सैरा इन्हें मना कर देती है क्योंकि इसे रवि पर पूरा भरोसा था कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। इसके डैड रवि की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। इस तरफ रवि को उस चोर ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। पूछने पर माइकल बताता है कि उसने ही विमला को मारकर सारा गहना लूट लिया, लेकिन ये सब उसके भाई ने देख लिया जो मेरा पीछा कर रहा था, और जब मैं तुम्हारे साथ बस में चढ़ा तब मैंने उसे भी कुल्हाड़ी से मार दिया। ये रवि को वही चाकू दिखाता है जिससे विमला को मारा। फिर ये उसी चाकू से रवि को भी मार देता है। लेकिन तभी यहाँ सैरा और उसके डैड पहुंच गए। उस चोर ने इन लोगों को भी मारने की कोशिश किया, लेकिन समय रहते रवि ने उस चोर को मारकर घायल कर दिया। इन सभी लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई थी। इसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद का समय दिखाया गया। सैरा के डैड रवि को थैंक यू कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से आज इसकी बेटी जिंदा है, नहीं तो वो किलर इसकी बेटी को भी मार देता। अगले दिन सैरा अपने डैड को लेकर उस जगह पर आती है जहाँ पर पहली बार रवि मिला था। आसपास देखने पर इन्हें एक बहुत बड़ी मशीन मिली। इसी मशीन से ये दोनों यहाँ पहुंचे होंगे। पीटर उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो मशीन चालू नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में रवि का पैर ठीक हो गया। एक दिन मौसम खराब होने की वजह से बिजली गिरी, जिस पावर से वो मशीन चालू हो गया। उस मशीन में से एक लड़की ऑनलाइन आई। वो लड़की इनसे पूछती है कि इन्होंने इस मशीन को कैसे चालू किया। पीटर उसे जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सब कुछ समझाता है। फिर वो लड़की अपने प्लेनेट और उस मिशन के बारे में इन लोगों को बताना शुरू करती है। उसका कहना था कि 22वें साल में सूरज बहुत गर्म हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो जाएगा। इसके बाद इंसान प्रोक्सिमा प्लेनेट पर रहेंगे, लेकिन यहाँ 24वें साल में एक दिमागी बीमारी फैली है जिससे बहुत से लोग मर रहे हैं। हमारे साथी पृथ्वी पर एक बुक लेने गए जिसमें किसी साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग पर बहुत रिसर्च किया था, लेकिन वो डीएनए से लॉक था, इसलिए हमारे साथी वापस आ रहे थे।
क्योंकि उनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं था और ठीक उसी वक्त पर आप बस में चढ़े जो हमारी स्पेसशिप थी। लेकिन जब हमारे साथी को पता चला कि आप स्पेसशिप में हैं, तब उन्होंने आपको पृथ्वी पर इस मशीन के जरिए भेज दिया। लेकिन तब तक 25 साल का सफर तय हो चुका था। ऐसा करने में उन्होंने आपको तो बचा लिया, लेकिन वो लोग नहीं बच पाए। रवि उससे पूछता है कि मुझे 1999 में वापस जाने के लिए क्या करना होगा। वो लड़की कहती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम ट्रेवल करने के लिए जो प्लूटोनियम चाहिए वो हमारे पास नहीं है। रवि कहता है कि जिस किताब को खोलने के लिए आपको जिसकी तलाश है मैं उसे जानता हूँ, आप मुझे एक दिन पीछे भेज दीजिए, मैं वो किताब खोलकर आपके लोगों को दे दूंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मैं भी अपने लोगों को बचा पाऊंगा। वो लड़की कहती है मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने लोगों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन वो लड़की इन्हें बताती है कि ये इसे एक दिन पीछे नहीं भेज सकते, बस 2 घंटे पहले ही भेज सकते हैं। इसे इतने समय में ही काम करना होगा, अगर इसने अपना मिशन पूरा नहीं किया तब ये मारा जाएगा। रवि के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं था। सैरा और पीटर को गुड बाय कहकर रवि टाइम मशीन में चला जाता है। देखते ही देखते मशीन चालू होकर रवि को 1999 में 5:11 में ले आती है। इस वक्त का जो रवि था वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसके हाथ पर 2 घंटे का टाइमर शुरू हो गया। ये सबसे पहले बिमला के पास जाता है जहाँ माइकल इसे मारने वाला था, लेकिन इस बार रवि ऐसा नहीं होने देता। वो माइकल को मारकर बिमला को बचा लेता है। इसके बाद ये अपने चाचा के पास जाता है जहां उनका मर्डर होने वाला था। ये उन गुंडों को भी मार देता है जिससे इसके चाचा भी बच गए। रवि ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने 2024 में देखा था कि कहां पर कौन मरने वाला है, इसलिए ये उस जगह पर पहले ही पहुंच गया। अपने चाचा से मिलकर उन्हें भी आइंस्टाइन को ढूंढने के काम पर लगा देता है। फिर जो मंत्री इस गांव को खंडहर बनाने वाला था, धोखे से उसके भी बहुत सारे पैसे लूट लेता है ताकि फ्यूचर में इन पैसों से गलत काम ना हो। आइंस्टाइन से मिलकर रवि उससे झूठ कहता है कि इसके लिए रिश्ता आया है। वो घर जाकर वो बुक लेकर आए जो इसके दादाजी ने लिखा था, क्योंकि लड़की वाले सिर्फ साइंटिस्ट परिवार में ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो बुक दिखाकर तुम उन्हें यकीन दिला सकते हो कि तुम भी साइंटिस्ट परिवार से हो। इस तरफ मंत्री अपने पैसे पकड़े जाने से बहुत गुस्सा था। रवि यहाँ छुपकर देख रहा था कि आखिर इन पैसों से क्या होने वाला है। तभी यहाँ कृष्णा पहुँचता है जो बिमला का बड़ा भाई था। इन लोगों की बातों से पता चलता है कि असली विलन मंत्री नहीं बल्कि कृष्णा है। इसने ही सब कुछ करवाया। यहाँ तक पैसों के लिए इसने अपनी बहन का भी माइकल के जरिए मर्डर करवा दिया ताकि इल्जाम रवि पर लगे। कृष्णा यहाँ का एमएलए बनना चाहता था और वो फ्यूचर में बन भी गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई होती है, सभी गुंडे मारे जाते हैं। लास्ट में सिर्फ रवि और कृष्णा रह गए। रवि इसे सुधारने का एक मौका देना चाहता था, लेकिन उल्टा वही रवि को आधे पैसे देकर इसके साथ मिल जाने को कहता है। गुस्से में आकर रवि इसे भी सुला देता है। अब इसके पास बहुत कम समय रह गया था। भागकर वो आइंस्टाइन के पास पहुंचता है। वो उस बुक को इसके डीएनए से खोल लेता है। फिर ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो बस में चढ़े थे। इस जगह पर फिर से वो बच्चा गुलेल चलाता है, जिसके वजह से ये दोनों उस बस के आगे बाइक लेकर गिर पड़े। रवि तुरंत उस बुक को बस में रख देता है। ऐसा होते ही इसके हाथ में जो टाइमर चल रहा था वो अपने आप बंद हो जाता है, यानी अब सब कुछ सही हो गया। अब वो लोग उस बुक के जरिए अपना इलाज ढूंढ लेंगे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा।